कशिश, अंकिता, डॉली, राजेश, हर्षल, नॉट विजिबल, जल्दी बताइए क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार जरा इसमें देख लेते हैं, फोन में, टीवी में तो नहीं दिख रहे। बताइए मेरी क्लास कहाँ गई? बैच का नाम है यार, ऐप में क्लास नहीं चल रही, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट बंद करके चालू करता हूं। क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? जल्दी बताइए। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। अरे मैं ये कह रहा हूँ भाई, ऐप में क्लास नहीं चल रही है। हाँ देखो ना एक बार, ऐप में दिख नहीं रहा है, मेरे ऐप में तो नहीं दिख रहा है। ठीक है। कहाँ दिखेगी? वीकली शेड्यूल। हाँ वीकली शेड्यूल में दिख रही है जी, वीकली शेड्यूल में दिख रही है। जरा एक बार सभी लोग कमेंट कर दे, जो लोग ऐप में देख रहे होंगे उनको वीकली शेड्यूल में दिख जाएगी। एक बार लिख देना जरा, तो उन तक बात पहुंच जाए। ठीक है, वीकली शेड्यूल में दिख रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है हमारा बायोमोलिक्यूल का, ठीक है। और कल के जो आपके जेई मेन के क्वेश्चन दिए थे उसको मैं रिकॉर्ड करके डलवा दूंगा, ठीक है। 2024 के आप लोगों ने सॉल्व तो कर ही लिए होंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं नया चैप्टर बायोमोलिक्यूल। ये चैप्टर इतना बढ़िया है, क्या बताएं, मतलब मजेदार चैप्टर है। मेरा तो बड़ा फेवरेट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि बायोमोलिक्यूल में जो थ्योरी होती है वही सवाल होते हैं। कितना अच्छा है बताओ। और ऊपर से तुम बायो वाले हो तो तुमने क्लास 11 में बायोमोलिक्यूल पढ़ा भी होता है, तो काफी चीजें आपको पहले से आती हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये सब क्या होता है। तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आज पार्ट जो हम कवर करने वाले हैं उसको बोलेंगे हम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और जो थ्योरी है बेटा वही सवाल है। खूब सारे सवाल लेकर के आए हैं और खूब सारे सवाल आपको दिए जाएंगे। आप देख देख के बस चमका चमका के आंसर कर देना, ठीक है। बढ़िया मस्त आंसर कर देना आप, ठीक। चलिए शुरू करने जा रहा हूं मैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह क्या होते हैं और प्रैक्टिस कर लेंगे भाई साहब। आइए जरा, जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात, जैसे इंट्रोडक्शन पहले मैं बता दूं इसमें क्या क्या पार्ट हम कवर करते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है अमीनो एसिड, एक होता है भाई साहब न्यूक्लिक एसिड, फिर कुछ छुटपुट से विटामिन, एंजाइम्स, और दो चार आपको हार्मोन याद रखने पड़ते हैं ना, हार्मोन याद रखने पड़ते हैं। दो चार ही हैं ये, ठीक है। तो बहुत आसान है, पहले आज हम ये कवर करेंगे, बाकी ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा है। आइए जरा कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को पहले देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट नाम से क्या फीलिंग आती है आपको बताओ, ठीक है। ये सब तो आप लिख लोगे, पहले सुन लो, पहले कहानी सुन लो क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, नाम में ही लिखा हुआ है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, जिसको बोलते हैं अपन पानी के साथ कार्बन मिलेगा, ठीक है। मतलब H2O मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कार्बन रहेगा, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि CxH2O, इसको बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अगर मैं X और Y दोनों को 6 रख दूं मान लो, तो क्या बन जाएगा C6H2O6, यानी कि C6H12O6। और C6H12O6 एक कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये फॉर्मूला वैसे ग्लूकोज का भी होता है, फ्रक्टोज का भी होता है, ठीक है। वो अभी आगे आ जाएगा आपका। अगर हम बात करें कि क्या इस फॉर्मूले में सभी फिट हो जाते, तो नहीं होते। मान लो मैं 2 रखता हूं यहां पर, तो C2H2O2 आ जाएगा, ये तो CH3COH है, तो ये तो एसिटिक एसिड होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। यानी कि ये डेफिनेशन सही नहीं है। CxH2OY कार्बोहाइड्रेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कई ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी हैं जो इस फॉर्मूले में फिट नहीं होते फिर भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे आप रेमिनोज को देखो, C6H12O5 इसका फॉर्मूला होता है रेमिनोज का। ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये इस डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा है। तो सर सही डेफिनेशन क्या है? ये तो ओल्ड डेफिनेशन है कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं।
लेकिन बाद में ये पता चला कि भाई साहब ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जो इस फॉर्मूले में फिट होते हैं, लेकिन भैया कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जो इस फॉर्मूले में फिट नहीं होते लेकिन कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब ये सही डेफिनेशन नहीं। तो सही डेफिनेशन क्या बनाई गई बाद में? ये सही डेफिनेशन जो बनी, मॉडिफाइड डेफिनेशन, वो ये बनी कि पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड को क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो वही आपकी डेफिनेशन है, ठीक। इसको बाद में लिखना हो तो लिख लेना, इसको बाद में लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है, जगह छोड़ दो। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो जो मैं कह रहा था वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। क्या? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। या ऐसे कंपाउंड जिनके हाइड्रोलिसिस से ये मिले, या तो ये स्वयं एग्जिस्ट करें, या ऐसे कंपाउंड जिसके हाइड्रोलिसिस से ये मिले। बात समझ में आई? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन या तो खुद मिल जाए, नहीं तो ऐसे कंपाउंड हो जिसको पानी में डाल दो, हाइड्रोलाइज हो जाए और ऐसे कंपाउंड दे दें, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन दे दें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में स्वीट होते हैं, ठीक है, इसलिए सुगर्स कहते हैं इनको। शुगर जो घरों में यूज होती है वो सुक्रोज, और मिल्क में जो शुगर यूज होती है उसको लैक्टोज कहते हैं। ये नाम आप याद रखना, ठीक है। सुक्रोज, लैक्टोज, ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे, बाद में लिखना हो तो लिख लेना, अभी जो काम की चीजें हैं वो उस पर फोकस करो, समझने पर फोकस करिए, बाद में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं अभी लिखना वो मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है, वो मैं आपको बोल दूंगा जो अभी लिखना होगा। आइए क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, है ना, समझा देता हूं, पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। आप देखें जरा, 3 टाइप से हम क्लासिफाई कर रहे हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। क्या क्या होते हैं? ध्यान से इधर देखो, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं, इधर देखो। मैं आपसे कह रहा हूं मोनोसैकेराइड, तो क्या फील आ रहा है इससे? मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब एक, इसका मतलब यह है कि ऐसी यूनिट जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, ऐसी यूनिट जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, ऐसी यूनिट जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, मतलब सबसे सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसैकेराइड, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है वो मोनोसैकेराइड, सही है। अब मोनोसैकेराइड कौन कौन से तुम्हें ध्यान रखना है? ग्लूकोज ध्यान रख लो, फ्रक्टोज ध्यान रख लो, वैसे मैं आपको और भी बताऊंगा। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, जो आगे काम आएंगे, ठीक है, जो आगे काम आएंगे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है, इसके आगे हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, इसके आगे हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, इसके आगे हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, इसके आगे हाइड्रोलिसिस। बेटा थ्योरेटिकल चैप्टर है, क्या बात कर रहे हो तुम? कह रहे कि सर थ्योरी कैसे लिखेंगे? अब लिख लो यार। कह रहा थ्योरी कैसे लिखेंगे? अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमको ऐसे लिखवा दूं? अरे यार, मतलब मंद बुद्धि हो गया। लो, मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट यूनिट। क्या यार, मतलब बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट यूनिट होती है, फर्दर हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल। लीजिए फिर, आइए, फिर ये मत कहिएगा कि सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा। फर्दर हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल। कौन कौन से हैं ये? कौन कौन से हैं ये? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड होता है जो 2 से लेकर 10 यूनिट प्रोड्यूसेस 2 to 10 यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, इनको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, ठीक है भाई। ये लो, अब ये लीजिए, लीजिए, आइए इधर आइए। ना ना, नीड क्या नहीं है? अरे क्यों नीड नहीं है? बिल्कुल नीड है। 2 से 10 यूनिट हाइड्रोलिसिस पर देता है। अगर 2 यूनिट देता है बेटा तो इसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। जी हां, बहुत बढ़िया। 3 यूनिट देता है तो इसको बोलते हैं ट्राइसैकेराइड। आइए आइए आइए, क्या बात कर रहे हैं आप? लीजिए। 4 यूनिट देगा तो टेट्रासैकेराइड, लीजिए, एंड सो ऑन। अगर 10 यूनिट देगा तो लीजिए। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? हम सब लिखवा देंगे तुम्हें। 10 यूनिट देगा तो डेकासैकेराइड।
तो ये होते हैं ओलिगोसैकेराइड। इसमें से आपको डाइसैकेराइड ध्यान रखने। डाइसैकेराइड है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इन सब के हम बेटा स्ट्रक्चर भी देखेंगे, है ना। मतलब ये जो मैं लिखवा रहा हूं इनके स्ट्रक्चर भी देखेंगे। सुक्रोज का देखेंगे, माल्टोज का देखेंगे, लैक्टोज का देखेंगे, ग्लूकोज का देखेंगे, फ्रक्टोज का देखेंगे, गैलेक्टोज का देखेंगे, ये सब देखेंगे। ठीक है। 3 यूनिट वाला ध्यान रखना। रेफिनोज एक होता है, रेफिनोज बोलते हैं इसको, 3 यूनिट वाला। ठीक है। 4 वाला एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो मुझे भी नहीं आता। 10 तक होता है तो डेकासैकेराइड होता है। 10 वाला अगर होगा तो डाइसैकेराइड से डेकासैकेराइड मिलता है, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा? ओलिगोसैकेराइड। ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, लिखिए 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 फटाफट से। नोट कर लो, लिख लो तो सूचित कर देना। टू 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 हो जाए तो बता देना। डन। चलिए आइए। अरे आइए, क्या बात कर रहे हैं आप? हम सब लिखवा देंगे, ऐसी बात कर रहे हो आप। आइए पॉलीसैकेराइड। कह रहे नहीं लिखना। सोच लो पहले क्या करना है, सोच लो पहले क्या करना है, जल्दी बताओ क्या करना चाहते हो, बताओ। समझना है, बाद में लिखना है, या साथ साथ लिखना? दोनों आपके पास, दोनों ऑप्शन है, हम दोनों कर देंगे। 10 से ज्यादा यूनिट मिलती हैं तो उसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। 10 से ज्यादा यूनिट, 10 से ज्यादा यूनिट मिलती हैं तो कह रहे बाद में लिख लोगे। चलो ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो कुछ समझदार लोग तो दिखे मुझे। चलिए कुछ समझदार लोग दिख गए, आइए जरा। तो ये कहानी थी मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीगोसैकेराइड की। पॉलीगोसैकेराइड एक बार फिर सुन लो, है ना। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड तो 2 से 10 हो गए। पॉलीसैकेराइड में 10 से ज्यादा यूनिट मिलती है हाइड्रोलिसिस पर। और पॉलीसैकेराइड टेस्ट में स्वीट नहीं होते, इसलिए इनको नॉन सुगर्स कहते हैं। ठीक है, नॉन सुगर्स कहते हैं। तो देखो जरा क्या लिखा है। कार्बोहाइड्रेट्स जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं हाइड्रोलिसिस पर, उसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जैसे इसमें जो नाम ध्यान रखने, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन हो गया, गम्स हो गया, ये सब। ठीक है, इन सब के स्ट्रक्चर भी हम बाद में देखेंगे। ठीक, पॉलीसैकेराइड जो है वो स्वीट नहीं होते टेस्ट में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नॉन सुगर्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पॉलीसैकेराइड क्या? नॉन सुगर्स होते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? नॉन सुगर्स होते हैं। तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ओलिगो में 2 से लेकर 10 यूनिट मिलती है। मोनोसैकेराइड सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है भाई साहब, इसके आगे हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। और पॉलीसैकेराइड में 10 से ज्यादा यूनिट मिलती है। अगर 2 यूनिट मिलती है तो हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड, जिसमें सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ध्यान रखना है आपको। और मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ध्यान रखना है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ठीक है, जिलेटिन, सॉरी ग्लाइकोजन, गम्स, ये सब। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगर हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बेसिस पर क्लासिफाई करें, पहला क्लासिफिकेशन हो गया हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर, दूसरा क्लासिफिकेशन है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के। तो बहुत सिंपल है, टॉलरेंस टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट। अगर ये देता है कोई शुगर तो हम उसको बोल देते हैं रिड्यूसिंग शुगर है, और अगर नहीं देता है तो नॉन रिड्यूसिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। नॉन रिड्यूसिंग में एक ही आपके सामने ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका नीट 2025 में सवाल आ जाए मान लो, तो इनमें से ऐसा बना देंगे कि भाई साहब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सुक्रोज। ठीक है, क्या होना चाहिए? सुक्रोज। क्लियर है? तो टॉलरेंस रिएजेंट, फेहलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, इन सब के साथ जो रिएक्ट कर लेता है वो कौन होते हैं? ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। और डाइसैकेराइड में माल्टोज और लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर हो गए, क्योंकि इनमें हेमी एसिटल ग्रुप मिल जाता। अभी आप स्ट्रक्चर में भी देखना। ठीक है, सुक्रोज जो होता है ये हेमी एसिटल ग्रुप नहीं रखता है, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है।
टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर है? याद होगा वैसे आप लोगों को, ये याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आपको एक ही एग्जांपल ध्यान रखना है आपके सिलेबस का, सुक्रोज। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट तो जानते ही होंगे। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, फेलिंग में फेलिंग ए होता है, फेलिंग बी होता है। फेलिंग ए में एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, फेलिंग बी में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रोचल सॉल्ट होता है। बेनेडिक्ट और फेलिंग सेम होते हैं, बस इसमें सॉल्ट जो है वो चेंज हो जाता है, सोडियम सिट्रेट हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, याद है, वेरी गुड। अब अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर क्लासिफाई करूं तो ध्यान से देखना, अगर 3 कार्बन है तो ट्राइओज लिखेंगे, 4 कार्बन तो टेट्रोज लिखेंगे, 5 कार्बन तो पेंटोज, 6 कार्बन तो हेक्सोज। अब अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डो लगा रखा, देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डो, और कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो, बस ये कहानी है। ठीक, ये कहानी है। तो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, अगर 3 कार्बन है तो ट्राई, 4 तो टेट्रा, 5 तो पेंटा, 6 तो हेक्सा, सीधी सी बात। अगर एल्डिहाइड ग्रुप किसी में हुआ तो एल्डो लगा देना, कीटोनिक हुआ तो कीटो लगा देना। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं, कीटो हेक्सोज का एक एग्जांपल है फ्रक्टोज, और एल्डो हेक्सोज का एग्जांपल है ग्लूकोज। एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसे और भी एल्डो हेक्सोज हो सकते हैं, ग्लूकोज हो गया, मनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, तलोज हो गया, ठीक है, गुलोज हो गया, आइडोज हो गया, ये सब एल्डो हेक्सोज के पार्ट है। लेकिन जो काम का है आपका वो कौन सा है, यहां पर ग्लूकोज और वहां पर फ्रक्टोज, ध्यान रखना, एल्डो हेक्सोज और कीटो हेक्सोज में। चौकोज नहीं कह रहे हैं चौकोज, बहुत बढ़िया। ठीक, क्लियर है एकदम? क्लियर है, आसान है यार, कोई बहुत मुश्किल चैप्टर थोड़ी है, सिंपल है। आइए ग्लूकोज की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं, सुक्रोज से और स्टार्च से। आइए, सुक्रोज क्या है, C12H22O11 होता है सुक्रोज। और अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करवा दूं तो ऑन हाइड्रोलिसिस ये क्या देता है, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोलिसिस कराने पर, हाइड्रोलिसिस कराने पर यह देता है C6H12O6 के 2 मॉलिक्यूल, इक्विमोलर मिक्सचर बनता है, और यह होता है ग्लूकोज और यह होता है फ्रक्टोज। इक्विमोलर मिक्सचर बनता है बेटा, इक्विमोलर, एक एक मोल बनता है इसका, इक्विमोलर बनता है, और इसका नाम है भाई साहब सुक्रोज। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां एक एंजाइम यूज करते हैं इन्वर्टेज, इसलिए इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के नाम से भी जाना जाता है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। और एक लॉजिक और है इसका कि भाई साहब ऑप्टिकल रोटेशन भी इन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये तो आप पोलरीमीटर ट्यूब में डाल के चेक करोगे। ये होता है लेवो रोटेटरी, लेकिन इसका ओवरऑल मिक्सचर निकल के आता है लेवो रोटेटरी। ये होता है +52.4 और ये होता है -92.4 के आसपास होता है। लेकिन इतना ध्यान रखें, ये प्लस में कम होता है, ये माइनस में ज्यादा, ये मतलब 50 के आसपास है, ये -90 है। 50 -90 मतलब नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, 50 -90 नेगेटिव ही आएगा। तो प्लस से माइनस हो गया, यानी कि इन्वर्जन हो गया, इसलिए इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इक्विमोलर मिक्सचर बनता है सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से। ठीक है, चलिए अगला देखिए, स्टार्च होता है C6H10O5। ये क्या होता है, स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलकर के ये बनाते हैं। तो अगर मैं उल्टा चलूं, उल्टा मतलब अगर मैं इस पॉलीमर को हाइड्रोलाइज करवा दूं मालिक, अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करवा दूं तो आप इसमें पानी जोड़ दो, पानी में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, तो 10 + 2 12 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन 5 + 1 6 हो गए, यानी कि C6H12O6। और ऐसे n मॉलिक्यूल हैं, n देखो, ऐसे n मॉलिक्यूल हैं, तो n मोल बन जाएगा आपका ग्लूकोज। तो स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से भी ग्लूकोज बनता है, ठीक है, स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से भी ग्लूकोज बनता है। अभी मैं आपको स्टार्च का भी स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसा होता है, इसको नोट कर लो, ये काम की चीजें लिख लो इसको। बाकी पीछे वाला जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो आप बाद में जगह छोड़ी दी होगी, बाद में नोट कर लेना अपने हिसाब से, थोड़े इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। चलिए यहां से आप लिखना चालू करिए, क्योंकि अब रिएक्शन वाला पोर्शन थोड़ा आएगा। तो रिएक्शन वाला पोर्शन तो आप वैसे भी जानते ही हैं, पीछे पूरे ऑर्गेनिक में आपने रिएक्शन ही रिएक्शन पढ़ी है, तो वो आप आराम से लिख लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखना है आपको तो साथ साथ लिखते जाएं। एक कह रहा ग्लूकोज फ्रक्टोज पंकोज बहुत बढ़िया बेटा,
वेरी गुड पंकोज, बहुत बढ़िया। बोलिए भाई। कह रहा है इस चैप्टर से कमबैक करूंगा। बेटा ये चैप्टर तो तुम्हें आना भी चाहिए। अगर तुमको बायोमोलिक्यूल चैप्टर नहीं आता है तो बायो क्यों ली थी फिर तुमने यार? सीधी सी बात है, बायो वालों की बायोमोलिक्यूल तो अच्छी होनी चाहिए। डन। हो गया जी। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। आइए प्रॉपर्टीज देख लीजिए जरा। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं इसको, है ना। इसका रोटेशन क्या होता है? प्लस में होता है ना, तो डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। और एल्डोहेक्सोज का एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? फिशर प्रोजेक्शन ऐसा दिखता है। C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ऊपर CHO है, देखो ऊपर CHO, नीचे CH2OH है, और नीचे से पढ़ रहा हूं मैं HOH, HOH, OHH और HOH। टोटल कायरल कार्बन आप बताइए यहां पर कितने आएंगे? टोटल कायरल कार्बन काउंट कर सकते हैं आप? बोलो, टोटल कायरल कार्बन कितने आएंगे जी? जल्दी से बता दीजिए जी। टोटल कायरल कार्बन, जल्दी बोलो। कायरल कार्बन, एक कायरल, दो कायरल, तीन कायरल, चार कायरल। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। चार कायरल कार्बन। कभी आपसे अगर स्टीरियो आइसोमर पूछ लिया जाए तो 2 की पावर 4 16 स्टीरियो आइसोमर आएंगे। ठीक है, चार कायरल और स्टीरियो आइसोमर पूछे तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16। ठीक है, कायरल कार्बन पता है तो आप स्टीरियो आइसोमर निकाल सकते हैं 2 की पावर 4 से। ठीक, अच्छा है, नोट कर लो इसको। तो ग्लूकोज का नाम डेक्स्ट्रोज कैसे पड़ा? क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। एल्डोहेक्सोज क्यों पड़ा? क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप है और 6 कार्बन है। देख लो आप, CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप है और 6 कार्बन है, तो एल्डोहेक्सोज नाम है। बोलिए भाई। बताइए। बना लें इसको तो बता देना, आगे बढ़ना हो तो सूचित करते जाना मेरे को। अरे बहुत आसान चैप्टर है यार, मतलब जो थ्योरी है वही सवाल है। अभी आप देख रहे हो, जितनी थ्योरी तुमने पीछे पढ़ी उन्हीं से बीच बीच में से निकल निकल के सवाल बनेंगे। अभी करेंगे अपन सवाल। डन 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 डन। चलिए अगला, आइए केमिकल प्रॉपर्टीज देख लें। कोई मुश्किल भरा काम नहीं है, बहुत आसान है। मैं यहां पर आपको थोड़ा रिवाइज भी करवाते जाऊंगा। HCN वाली रिएक्शन किसकी होती थी? कार्बोनाइल ग्रुप की होती थी HCN के साथ। मुझे बताइए आप क्या करते थे? साइनोहाइड्रिन बनाते थे। देखिए आप ऐसे तोड़ते थे बॉन्ड को, तो C के साथ क्या जुड़ता था? CN और O के साथ H। सिंपल रिएक्शन एकदम। तो मुझे बताइए यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है तुमको, तो तुम क्या करोगे? HCN के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो ग्लूकोज का साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। देखिए इस जगह पकड़ा दीजिए रिएक्शन, तो ये आ जाएगा CH OH CN, और नीचे वाला पूरा का पूरा काम सेम है। नीचे कॉपी पेस्ट मार लेना। ये भाई रिएक्शन तो सिर्फ यहां हो रही ना, तो कर दी मैंने रिएक्शन। ये वाला पूरा हिस्सा रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा यहां पर, ये पूरा हिस्सा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है इसका? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन लिख लीजिए इसको। और मुझे कायरल कार्बन बताइए इसमें कितने हो चुके हैं? अब कायरल कार्बन कितने हो चुके हैं बताइए, बोलिए। कायरल कार्बन मालिक कितने हो चुके हैं? बता तो पाओगे ना? बिल्कुल सही बात है गौरव जी, वेरी गुड। अंकित जी वेरी नाइस। 1 2 3 4 5 कायरल कार्बन 5। अगर आपसे स्टीरियो आइसोमर पूछना है तो 2 की पावर 5 यानी कि 32। ठीक है, क्योंकि ये वाला भी तो कायरल हो गया है। पहले ये sp2 था भैया, ये पहले sp2 था ये वाला,
लेकिन यहां पर ये क्या हो चुका है, कायरल बोल रहे हैं, यानी कि ये क्या हो चुका है, sp3, है ना। ठीक है, लिख लो तो बता देना, रिएक्शन लिखते जाओ। तो साइनोहाइड्रेन फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में साइनोहाइड्रेन की रिएक्शन हो जाती है। डन, अगला हो गया, वेरी गुड। अगली रिएक्शन देखें, एचआई रेड फास्फोरस, बताइए एचआई रेड फास्फोरस क्या करता है, सुनिएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्केन में कन्वर्ट करता है, सारा का सारा रिड्यूस हो जाता है। ये कार्बोनाइल को अल्केन में कन्वर्ट करता है, और ये एल्कोहल को भी अल्केन में कन्वर्ट करता है, OH ग्रुप को भी रिड्यूस कर देता है। तो यहां ये सारे के सारे रिड्यूस हो जाएंगे, एल्डिहाइड भी रिड्यूस हो जाएगा और एल्कोहल भी रिड्यूस हो जाएगा। तो बताइए एचआई रेड फास्फोरस क्या बना देगा, एन हेक्सेन बना देगा। सही बात है, 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन बन जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, कितना आसान है बताइए, एन हेक्सेन बन जाएगा जी, नोट कर लीजिए जी, नोट कर लीजिए जी, एचआई रेड फास्फोरस से एन हेक्सेन बनेगा। कह रहे मामा आपको मिस करेंगे, अरे बेटा सिलेबस ही खत्म हो रहा है, हम थोड़ी कहीं जा रहे हैं। रिवीजन भी तो होगा यार, आप लोगों का 11th का मैं ले रहा हूं, कल शायद चालू हो रहा है, मैं पूछ लेता हूं एक बार, तो कल आपका भी रिवीजन करवा दूंगा। 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन होगा 5 दिन के अंदर, तो कर लेना, बढ़िया काम हो जाएगा आपका, है ना। सगुन मैम, 1 मिनट पूछ ही लेता हूं मैं, शाम को क्लास होगी। मैम 11th वाला वो जो रिवीजन था वो कब से स्टार्ट हो रहा है, एक बार आप बताना, तो वो यकीन 2.0 वाले बच्चों को भी देना है। चलिए आ जाएगा अभी, ये हो गया डन। चलिए अगली रिएक्शन, रिएक्शन विद NH2OH, आइए जरा, NH2OH के साथ रिएक्शन में करवाने जा रहा हूं, बहुत आसान है। देखिए पहले मैं आपको रिएक्शन यहां लिख दूं, ये तो सबको पता है क्या करते हैं इसमें, ऑक्साइम बनाता है ये हाइड्रोक्सिल अमीन, ये हाइड्रोक्सिल अमीन क्या करेगा, पानी निकाल देगा जी, पानी, अरे पानी निकालेंगे ना, और का ग्लूकोज का ऑक्साइम बन जाएगा ये, तो CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, और बाकी नीचे की कहानी पूरी सेम है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम। चलिए लिख लीजिए फटाक से, बहुत आसान है, ग्लूकोज का ऑक्साइम बन जाएगा, यस 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 यस, ग्लूकोज का ऑक्साइम। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्साइम बनता है। ठीक है, ठीक आहे, मैम एक बार यकीन 2.0 में ये भी देख लो कि क्लास बच्चों को मिल नहीं रही है, वो वीकली शेड्यूल में जा रही है, वो उसमें नहीं दिख रही है, एक बार सही करवा दो इसको। डन, कह रहा है नो बैकलॉग, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा जरा, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये रिएक्शन करवाई जाती है एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जितने भी एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं,
क्या तुम्हें एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन याद है? देखिए, अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड ले लूं तो ये एक एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, ये बनाएगा CH3 T डबल बॉन्डो O R बनेगा और CH3 CH बाहर निकल जाएगा। मुझे इससे काम है, इसका काम है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए जरा, मैं इसको कंबाइन फॉर्म में लिख रहा हूं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बताइए जरा। ग्लूकोज को, इसको कंबाइन फॉर्म में लिख देता हूं, है ना, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा अपने को। ऐसे लिख दिया और मैं एक्सिस एसिडिक एनहाइड्राइड ले रहा हूं। क्या करूंगा मैं? बताइए। जैसे एस्टेरिफिकेशन है वही है, पूरा का पूरा खेल वही है। यहां प्लस यहां माइनस और ये प्लस ये माइनस। देखिए, तो 4 तो यहां पर आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, तो पेंटासिडेट बन जाएगा। तो CHOAC लिख सकता हूं मैं इसको। असाइल ग्रुप आ जाएगा CH2OAC। देखिए, AC मतलब असाइल ग्रुप। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? असाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AC लिख देते हैं। ठीक है, असाइल ग्रुप AC। C डबल बॉन्डो CH3 को असाइल बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट बन जाता है, नोट कर लो। ठीक है, डन। चलूं आगे? पक्का? आइए, ब्रोमीन वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है? ये CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। ब्रोमीन वाटर किसमें? COH में। ठीक है, अनसेचुरेटेड वाले पार्ट को करता है, CHO वाले पार्ट को करता है। तो ये जो CHO है ये बना लेता है ब्रोमीन वाटर में COOH। और ये कहानी बीच की पूरी सेम है और नीचे की भी सेम है, लेकिन मैं एक बार लिख देता हूं इसको ऐसा। तो ऊपर COH होगा, नीचे CH2H होगा, बाकी बीच वाले सारे सेम है। ऊपर COH नीचे CH2, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड या एल्डोनिक एसिड भी नाम है। एल्डोनिक एसिड या ग्लूकोनिक एसिड, है ना, क्योंकि एल्डोहेक्सोस से बन रहा है। तो ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए। ऊपर COH आना चाहिए, नीचे CH2H। ऊपर COH नीचे CH2H, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, लिख लें तो सूचित कर देना। ठीक है, बस इसके बाद आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस और वो बचा हुआ है, क्या कहते हैं, प्यूरिफिकेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक लेक्चर का काम है, लेकिन अभी इसमें लगेगा एक और लेक्चर, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड। डन हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। अगली रिएक्शन देखें, कंसंट्रेटेड HNO3 क्या करता है? ये CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है COH में, और CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है ये COH में। तो कॉन्क HNO3 इन दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। तो आप इसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह COH लगा दें। बीच का मामला सेम है, 4 कायरल। अगर ऊपर COH आएगा और नीचे COH आएगा तो यह कहलाएगा आपका सैकेरिक एसिड या ग्लूकैरिक एसिड। इसको सैकेरिक एसिड कहते हैं या ग्लूकैरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे दोनों जगह ऑक्सीडेशन करता है। सैकेरिक एसिड या ग्लूकैरिक एसिड इसका नाम है। ठीक है।
डन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला देखिए, इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो। देखो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, NHJ अल्कोहल, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये भी। ठीक है, इनमें से कोई भी ले लो, ये क्या करेगा बताओ। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोनाइल ग्रुप को तोड़ दो H और H से, कार्बोनाइल का रिडक्शन कर देते हैं, अल्कोहल बना लेते हैं, है ना, एल्कोहल तक ले जाते हैं ये। तो ऊपर भी CH2OH आ जाएगा। जी हां, 1 2 3 4। देखिए जरा, अगर ऊपर CH2OH हो, नीचे भी CH2OH हो, तो इसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं? सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल कहते हैं इसको। ठीक है, सॉर्बिटॉल कहते हैं, सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल बनता है, जी हां, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये CHO ग्रुप को रिड्यूस करता है। छोटी छोटी सी रिएक्शन है ये सब यार, बस स्ट्रक्चर तुम्हें देखने में बड़ा लगता है, ग्लूकोज इतना बड़ा स्ट्रक्चर, बाकी रिएक्शन तो एक सिलेक्टेड ग्रुप पे ही तो हो रही है। बोलिए। डन 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 डन। आइए जरा, अब जैसे ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर के फेवर में कुछ रिएक्शन होती है ना, ग्लूकोज ओपन चेन भी होता है, साइक्लिक भी होता है, अभी बनाना भी सिखा दूंगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर के सपोर्ट में ये रिएक्शन है कि भाई साहब NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं हो रही है। सुनना ध्यान से, अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर होता तो CHO ग्रुप जो है फिशर प्रोजेक्शन में ये रिएक्शन करता। यानी कि कुछ रिएक्शन ये NAR दे रहा है, जैसे हाइड्रोक्सिलामीन बना रहा था, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन कर रहा था, साइनोहाइड्रिन के साथ कर रहा था, लेकिन NaHSO3 के साथ नहीं कर रहा है। यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये होता तो NaHSO3 के साथ रिएक्ट करता। तो NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं होती है, कोई सिप्स टेस्ट नहीं देता है। सिप्स टेस्ट क्या होता है? पैरा रोजानिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड का, पैरा रोजानिलीन, रोजानिलीन, पैरा रोजानिल का हाइड्रोजन क्लोराइड और SO2 के साथ मिक्सचर होता है, और मैजेंटा कलर जो होता है वो डीकलराइज हो जाता है। पहले सुनना ध्यान से, मैजेंटा कलर, जब इसको मिलाते हैं ना एल्डिहाइड के साथ तो मैजेंटा कलर आता है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन जो है वो डीकलराइज हो जाता है, और आफ्टर सम टाइम्स मैजेंटा कलर रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, मैजेंटा कलर रिस्टोर हो जाता है। तो ये होता है सिप्स टेस्ट। सिप्स टेस्ट अलग है, सिप्स बेस अलग है। सिप्स बेस क्या है वो यहां लिख रहा हूं। सिप्स बेस जो होता है ना वो ये होता है, जब कार्बोनाइल की रिएक्शन 1 डिग्री अमीन से करवाते हो तो सिप्स बेस बनता है। ये चीज अलग होती है, ये सिप्स बेस है ना, ये सिप्स बेस है, वो सिप्स टेस्ट है। पैरारोजानिल हाइड्रोजन क्लोराइड SO2 के साथ बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, 3 4 रिंग होती है, वो स्ट्रक्चर याद नहीं करना। इसका मैजेंटा कलर होता है, जब रिएक्शन करता है तो डीकलराइज और मैजेंटा कलर रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता, ये देखो, नो रिएक्शन विद 2,4 DNP टेस्ट। इसका मतलब क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता तो 2,4 DNP टेस्ट देता। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के सपोर्ट में रिएक्शन है ना, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के सपोर्ट में रिएक्शन है। नो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज पेंटाएसिटेट विद NH2H। देखो, ग्लूकोज की रिएक्शन तो होती है NH2H के साथ, लेकिन पेंटाएसिटेट रिएक्ट नहीं कर पाता। इसका मतलब जो पेंटाएसिटेट है वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर ओपन चेन होता तो NH2H के साथ रिएक्शन करनी चाहिए थी। तो ये कुछ रिएक्शन है जो सपोर्ट में है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इनमें से कोई भी एग्जाम में आ सकती है कि भाई साहब साइक्लिक स्ट्रक्चर के सपोर्ट में कौन सी रिएक्शन होती है। तो NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता, सिप्स टेस्ट के साथ रिएक्शन नहीं देता, 2,4 DNP के साथ नहीं देता, और ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट जो है वो NH2H के साथ रिएक्शन नहीं देता। ग्लूकोज तो देता है लेकिन पेंटा एसिटेट नहीं देता। इसका मतलब पेंटा एसिटेट साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब सर ये साइक्लिक फॉर्म बनाएंगे कैसे? तो पहले आप ये 4 लाइन लिख लीजिए, फिर मैं आपको साइक्लिक फॉर्म बताता हूं कैसे बनाना होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
लिख लो तो सूचित कर देना। डन छे? कह रहा दिव्यांशी ने हमें ब्लॉक कर दिया। बेटा तुम्हारी हरकत ऐसी है कि घर वाले ना तुम्हें ब्लॉक कर दें। देखना भाई, ग्लूकोज 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सुनिएगा ध्यान से, 3 फॉर्म में। साइक्लिक का जो पहला फॉर्म है इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म। अल्फा फॉर्म ओपन चेन फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। और ओपन चेन फॉर्म अगेन बीटा में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको साइक्लिक का सेकंड फॉर्म बोलते हैं। सर ये बनाते कैसे हैं? 3 फॉर्म में सॉल्यूशन में मिलता है, अल्फा फॉर्म, ओपन चेन फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है, ओपन चेन अल्फा में हो सकता है, इंटर कन्वर्टेबल है इसका मतलब है ना। ओपन चेन फॉर्म बीटा में कन्वर्ट हो जाता है, बीटा ओपन चेन, मतलब ये इंटर कन्वर्टेबल है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक। तो 3 फॉर्म में ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है। अब मैं आपको बताता हूं बनाना कैसे है, ठीक है। बनाना कैसे, आइए ध्यान से देखिएगा। आप मुझे बताइए, क्या आपको ग्लूकोज ऐसा दिखता है? क्या आपको ग्लूकोज ऐसा दिखता है क्या? बताओ। सर एकदम सही जवाब है। तो साइक्लिक फॉर्म बनाने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि आप क्या करो, इस बॉन्ड को तोड़ लो माइनस प्लस में, और इसको यहां से प्लस और माइनस में तोड़ लो, क्रॉस में जोड़ दो, ठीक है। बनाने का तरीका वैसे तो आपको याद रखना पड़ता है, मैं एक तरीका बता देता हूं ताकि कभी भूल जाओ तो बना लो तुरंत, है ना। तो इस वाले को जोड़ दो इस वाले से, और इस वाले को इससे, मतलब प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, तो तुमको ऐसा दिखेगा CHOH O, ऐसा दिखेगा। और बाकी कहानी सेम होती है। ये बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इसको अच्छे से लिखना है, ये देखने में गंदा लगता है, तो एक साइंटिस्ट को पता चला कि बड़ा गंदा लग रहा है स्ट्रक्चर, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बढ़िया साइक्लिक स्ट्रक्चर मस्त तरीके से बनाया और उसको बोला हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हावर्थ करके साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बनाया हावर्थ फॉर्मूला। हावर्थ फॉर्मूला बड़ा गंदा लग रहा है ये, ठीक है। अच्छा एक बार बताना जरा, एक बार बताना जरा, क्या ये 2 फॉर्म होंगे, हाँ या ना? बताओ जरा। इसके 2 फॉर्म हो सकते, कैसे? सर ये कायरल नहीं था, ये कायरल हो गया, और कायरल हो गया तो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक फॉर्म ऐसी होगी जिसमें H लेफ्ट और OH राइट होगा, और दूसरी फॉर्म ऐसी होगी जिसमें OH लेफ्ट और H राइट होगा। तो मैं दोनों फॉर्म बताता हूं, देखिए। एक फॉर्म ऐसी जिसमें H लेफ्ट OH राइट है, बाकी सारी कहानी सेम है, सॉरी, बाकी सारी कहानी सेम है। देखिए जरा, एक फॉर्म ऐसी है जिसमें H लेफ्ट है और OH राइट है, आप गौर से देख लो, देखो ये वाली फॉर्म में H लेफ्ट OH राइट, और मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट मार लेता हूं यहां पर, तख्तियां ही मेरे पास। और दूसरा फॉर्म होगा जिसमें H राइट और OH लेफ्ट होगा। क्या ये बात सही है? मेरे पास 2 फॉर्म्स मिलेंगी, देखिए जरा, बताइए। मेरे पास 2 फॉर्म मिलेंगी, H लेफ्ट इस वाले पर, ये नया कायरल है, इसको छेड़ना नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिशर प्रोजेक्शन में फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है, ये चेंज नहीं करने आपको, है ना। ये ऑलरेडी फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है फिशर के, इसको चेंज नहीं करना। इस वाले में H लेफ्ट OH राइट हो सकता है और OH लेफ्ट H राइट हो सकता है, सही है। ये 2 फॉर्म हो सकते हैं। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहां नंबरिंग कर दूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है। रिंग कहां बन रही है? 1 2 3 4 5 और छठा ऑक्सीजन है, 6 की रिंग बन रही है। 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, देखिए जरा, 6 की रिंग आपको ऐसी दिखेगी, गौर से देख लीजिए जरा, 6 की रिंग ऐसी दिखेगी। अब यहां क्या करते हैं, हावर्थ ने बोला कि इसको मैं प्लेन में मान लूंगा, रिंग को एक बॉन्ड ऊपर लगाऊंगा, एक बॉन्ड नीचे लगाऊंगा, ठीक है। और जो लेफ्ट आएगा, ध्यान सुनना, इस वाले में जो लेफ्ट है वो ऊपर जाएगा, राइट वाला नीचे जाएगा।
लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, 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 ऐसे खड़े हो जाओ। लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा, राइट वाला नीचे आएगा। तो बताओ फर्स्ट वाले पर एच कहां लगा हुआ है? सर मेरे को एच दिख रहा है लेफ्ट, तो ऊपर, राइट, नीचे। सेकंड वाले बताओ एच ऊपर, ओ एच नीचे। थर्ड वाले बताओ ओ एच ऊपर, एच नीचे। लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे। फोर्थ वाले बताओ एच ऊपर, ओ एच नीचे। फिफ्थ वाले पर फंस गए सर, यहां तो लेफ्ट है और नीचे डाउन आ रहा है ना, CH2H डाउन आ रहा है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा वो ऊपर आएगा, तो CH2OH ऊपर कर दो और H नीचे कर दो। ये बन गया आपका इस वाले का, इस वाले का। सर दूसरे वाले का बनाना है, कोनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम। दूसरा वाला देखो, बस क्या चेंज करोगे, बस यहां चेंज कर दो पहले वाले पर, इसका बनाना ना, तो OH ऊपर और H नीचे। देखिए ये अंतर है, इतना सा अंतर है। ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब आप दोनों स्ट्रक्चर मुझे देख करके बताओ क्या अंतर है दोनों में, बताओ दोनों स्ट्रक्चर देख करके बताइए क्या अंतर है। सर सिर्फ एक ही जगह अंतर दिख रहा है और वो है कार्बन नंबर 1। जी हां, कार्बन नंबर 1 पर ही अंतर दिख रहा है, बाकी पूरी कहानी सेम टू सेम है। ठीक है, पूरी कहानी सेम टू सेम है। सही है। अब इनके नाम भी होते हैं, जिसमें H लेफ्ट होता है इसको अल्फा फॉर्म बोलते हैं, जिसमें OH लेफ्ट होता है इसको बीटा फॉर्म बोलते हैं। इस वाले का पूरा नाम सुनना, क्या लिखने जा रहा हूं मैं। इस वाले का पूरा नाम है, इस वाले का पूरा नाम है अल्फा। क्यों बोला? क्योंकि किसी को तो अल्फा किसी को तो बीटा बोलना था, तो H लेफ्ट वाले को अल्फा बोल दिया। ठीक है, तो अल्फा। अच्छा, ये फिशर प्रोजेक्शन में इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको कैपिटल डी फैमिली बोल सकता हूं, कार्बोहाइड्रेट कैपिटल डी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो अल्फा डी बोल दूं मैं। इसका नाम क्या है, किससे बना है, ये ग्लूकोज से, तो मैं बोलूंगा ग्लूको। और ये जो रिंग दिख रही है ना, 5 की रिंग और एक ऑक्सीजन, मतलब 6 की रिंग है, 5 कार्बन एक ऑक्सीजन, ये पायरन रिंग होती है। देखो ऐसा, इसको पायरन कहते हैं। तो हावर्थ को ये पता चला कि ये पायरन से मिलता जुलता है ना, इसको पायरन कहते हैं, पायरन से मिलता जुलता है। इसमें तो चलो पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें नहीं होते, लेकिन पायरन से मिलता जुलता है, तो वो वहां से उठा के ले आए, ग्लूको पायरन लगा दिया, और शुगर है तो उसके लिए ओज लगा दिया। देखिए, तो अल्फा डी ग्लूको पायरन ओज, ये कहानी है। इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, इसको अल्फा बोला तो इसको क्या बोलोगे। अच्छा, यहां पर एक काम और कर दो, इसका ऑप्टिकल रोटेशन भी साथ में लिख दो, क्या, अल्फा डी प्लस बोल दो, क्योंकि ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन प्लस होता है। ये तुम्हें एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, पोलरिमीटर से। ठीक, ये क्या आएगा, बीटा डी प्लस ग्लूको पायरन। कहां से आया, हावर्थ को पता चला कि भैया पायरन से मिलता जुलता मामला है। जी हां, तो पायरन और ओज लगा दीजिए, काम हो चुका है। ठीक है, तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरनोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरनोज, ये 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ग्लूकोज 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म में भी करता है, बीटा फॉर्म में भी करता है, ओपन चेन फिशर प्रोजेक्शन में भी करता है। पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा ये नोट कर लीजिए। ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको सिखाया है। आगे से अगर आपसे याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं याद है तो ऐसे बना लेना। डी इसलिए बोले क्योंकि डी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। कैपिटल डी और कैपिटल एल फैमिली कैसे पता करते थे, लास्ट कायरल कार्बन पर OH राइट साइड है तो डी, OH लेफ्ट साइड होता तो एल। ठीक है, क्लियर है। और ये चैप्टर अगर आपको सच में अजीब लग रहा है, तो मुझे ये कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है कि तुमने बायो गलत ले ली। ठीक है ना, ये मुझे ऐसा, मतलब मुझे खुद कहते हुए अजीब लग रहा है भैया बायो नहीं लेनी थी आपको। नाम ही इसका बायोमोलिक्यूल, इसका नाम ही है बायोमोलिक्यूल। और ये चैप्टर तुम एक बार नहीं पढ़ते हो, इस चैप्टर को तुम क्लास 11th में भी पढ़ते हो, जूलॉजी में शायद, मुझे जहां तक लग रहा है ऐसा। जूलॉजी में, किसमें, जूलॉजी में ही होगा शायद।
ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए तो बता दीजिएगा। बना लें तो सूचित कर दें। नोटेड। क्या बात कर रहे हो, गजब 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 गजब। वेरी गुड, वेरी नाइस, अच्छी बात है। तो चलिए एक डेफिनेशन है छोटी सी, म्यूटा रोटेशन क्या कहते हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा इन एसिडिक या बेसिक मीडियम, इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको पीछे एक बताया, मैं आपको समझाता हूं जरा कहानी। आप जरा ध्यान से देखें, ये एच और ये ओ एच, इसको मैं अल्फा कह रहा हूं, ठीक है, बाकी सारी कहानी सेम ही होती है। अब मुझे बताओ, एसिडिक या बेसिक मीडियम में ये क्या होता है? ये एक हेमी एसिडल ग्रुप है। देखो, एक कार्बन पर एक लगा है ओ आर, इसको कार्बन बोलूंगा। देखो, देखना, हेमी एसिडल ऐसा होता है, इसको हेमी एसिडल कहते हो ना, सही बात है, इसको हेमी एसिडल कहते हो ना आप। तो एक कार्बन पर ओ OH लगा हो और ओ आर लगाओ। देखो, इस कार्बन पर ओ OH लगा है और ये ओ आर बोल दूं मैं, तो इसको हेमी एसिडल बोलूंगा। तो हेमी एसिडल क्या करता है, ये H प्लस मान लो निकाल ले कोई बेस, और यहां एनायन बन जाए, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर के इसको तोड़ दे, और इस O माइनस को H प्लस मिल जाए। तो तुमको यहां कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, H और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, देखिए ऐसा दिखेगा, ये O माइनस निकल करके H मिल जाएगा। तो गौर से देखो जरा, ये कौन सा ग्रुप दिख गया तुमको? ये क्या मिल गया? एल्डिहाइड ग्रुप मिल गया। और अब ये एल्डिहाइड ग्रुप फर्दर रिएक्शन कर सकता है इसके साथ, दोबारा से करे, और दोबारा से करे तो ऐसा भी हो सकता है कि अब ये स्ट्रक्चर जो है ऐसा बन जाए, ये पॉसिबिलिटी है ना, कि ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाए कि भाई अब की बार OH ऊपर कर दूं, H नीचे कर दूं। तो H ऊपर OH नीचे था, टूटेगा, ओपन चेन में कन्वर्ट होगा, ओपन चेन साइक्लाइज होगा, तो ऐसा भी बन सकता है ना? तो ये बीटा फॉर्म बना ले। तो अल्फा से बीटा का इंटर कन्वर्जन, मतलब इससे ये भी बन सकता है ना, और इससे ये भी बन सकता है, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम वाला एरो लगा लेना दोनों साइड वाला। तो दोनों साइड वाला एरो लगा लेना, तो अल्फा से बीटा का इंटर कन्वर्जन होता है। डायरेक्ट हवा में उड़ के एच ओ एच चेंज नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना, कई लोग गलती करते हैं ये, कि सर अल्फा से बीटा का इंटर कन्वर्जन आपने कर दिया, हवा में उड़ के नहीं करता। एक्चुअल में ये इंटर कन्वर्जन होता है, अल्फा से पहले ओपन चेन बनता है, फिर ओपन चेन बीटा बनाता है। मतलब अल्फा पहले टूटेगा, फिर टूट करके फिर कंबाइन होगा। अल्फा से बीटा डायरेक्ट नहीं, कि एच ओ एच ने दोनों ने आपस में बातचीत कर ली कि सुनो अब तुम ऊपर आ जाओ, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो हवा में उड़ के थोड़ी कि एच ऊपर था ओ एच नीचे था, कि भाई साहब अब आप ऊपर आ जाइए हम नीचे आ जाते, ऐसा थोड़ी होता है। पहले ये टूटेगा, क्या होगा, ये टूटेगा, और ये बनाएगा ओपन चेन, और ओपन चेन दोबारा से कंबाइन होकर के बनाएगा, ठीक है, ओपन चेन दोबारा से कंबाइन होकर के बनाएगा। तो एक्चुअल में इसलिए तो बोला था कि तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा, ओपन चेन, बीटा, ऐसा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, नोट कर लो इसको, फटाफट से लिखिए, एक लाइन की बात है। फटाफट से नोट कर लीजिए भाई। और अगर आपने ये वाला हिस्सा समझ लिया ना, तो फ्रक्टोज में ज्यादा टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि फ्रक्टोज की रिएक्शन रिएक्शन तो है नहीं, बस स्ट्रक्चर है, और बाकी सबके स्ट्रक्चर है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तो वो जल्दी काम हो जाएगा। डन।
चलिए वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डेटा आपको याद नहीं रखना, बस जानकारी के लिए बता रहा हूं, है ना, कि भाई ऑप्टिकल रोटेशन ग्लूकोज का प्लस 52.4 होता है, याद नहीं करना, प्लस में होता है, ध्यान रखना, डेक्स रोटेटरी होता है, ये एक्सपेरिमेंटल चीजें है ना। अल्फा फॉर्म 36% एग्जिस्ट करता है और 63.8% एग्जिस्ट करता है बीटा फॉर्म, और 0.2% एग्जिस्ट करता है ओपन चेन। तीन फॉर्म बोले थे ना, अल्फा फॉर्म 36 है, बीटा फॉर्म 63.8 है, तो बाकी बचा हुआ 0.2% फॉर्म जो है वो ओपन चेन में एग्जिस्ट करता है। इसका स्पेसिफिक रोटेशन 112 होता है, इसका 19। ये डेटा पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट से निकल के आए हैं, ठीक है, याद नहीं करना, बस ऐसी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि कौन सा फॉर्म ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। अल्फा बीटा जो है वो डायस्टीरियोमर है, सही बात है, और उनको हम यहां पर एनोमर भी कहते हैं। एनोमर क्या होता है, एक ही साइकिल, एक ही फॉर्मूले के दो साइक्लिक स्ट्रक्चर, उनको एनोमर कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज के दो फॉर्म, फ्रक्टोज के दो फॉर्म, ऐसे ये एनोमर कहलाते हैं। कौन से वाले एनोमर कहलाते हैं वो आप यहां लिख लीजिए कि भैया ग्लूकोज में कहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, बताइए। ग्लूकोज के अल्फा एंड बीटा जो है वो क्या है, C1 एनोमर है। कॉन्फ़िगरेशन कहां पलट रहा है, देखिए पूरी कहानी सेम थी, पहले कार्बन पर H ऊपर OH नीचे था, अब क्या हुआ, OH ऊपर H नीचे आ गया, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो अल्फा बीटा फॉर्म जो होते हैं वो C1 एनोमर होते हैं। सीधे सवाल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये, ठीक है। और एनोमर है तो डाइस्ट्रीमर तो होंगे ही, क्योंकि मिरर इमेज होंगे नहीं कभी, है ना, तो डाइस्ट्रीमर तो होंगे। अच्छा, कभी अगर आपसे पूछ ले कि भाई डी ग्लूकोज की मिरर इमेज क्या होती, तो एल होती है। देखिए जरा, अगर कभी आपसे सवाल आ जाए नीट में 2025 में, तो आपसे पूछा जाए बताइए एल ग्लूकोज कैसा दिखता है, तो आपको बता देना है डी का मिरर इमेज, डी का मिरर इमेज, डी का मिरर इमेज पूरा पलट दीजिए तो वो एल ग्लूकोज हो जाएगा। डी का मिरर इमेज कहलाता है एल ग्लूकोज। तो मैं क्या कर दूं, OH लेफ्ट H राइट, यहां भी पलट दूं, यहां भी पलट दूं, और यहां भी पलट दूं। देखिए डी का मिरर इमेज क्या कहलाता है, एल ग्लूकोज कहलाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। डी का मिरर इमेज एल ग्लूकोज कहलाता है, डी ग्लूकोज का मिरर इमेज एल, ठीक है। लिख लो तो सूचित कर देना। ठीक, डन 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 डन, ठीक, चलिए वेरी गुड, हो गया, हो गया जी, हो गया। बस अब छोटे छोटे से हिस्से हैं, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन सबके स्ट्रक्चर देखने हैं, ठीक है। करूं स्टार्ट, चलिए। फ्रक्टोज की अगर मैं बात कर लूं साइक्लिक स्ट्रक्चर, मैं आपको तीनों बता देता हूं इसके पहले, ठीक है। फ्रक्टोज कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, CH2OH। एक काम करता हूं मैं ना, एक अलग स्लाइड बनाता हूं ताकि मैं कॉपी पेस्ट कर पाऊं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। देखिए कैसे बनता है, ऑब्वियसली फिशर प्रोजेक्शन से ही बनेगा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आप ग्लूकोज का समझ गए थे ना, बस इसका भी समझ जाओगे। देखिए फ्रक्टोज होता है कीटोहेक्सोज, फ्रक्टोज क्या होता है, कीटोहेक्सोज, ऐसा दिखता है। देखिए HOH HOH, ये होता है फ्रक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कायरल कार्बन बता सकते हो कितने हैं इसमें, बताओ। कायरल कार्बन 3 है, 1 2 3, ग्लूकोज में 4 होते हैं, इसमें 3 है, तो कायरल कार्बन 3 है। अब मैं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, क्या करूंगा, प्लस माइनस खेल लूंगा, यहां पर जोड़ दीजिए जरा क्रॉस में,
प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़िए जरा, कैसा दिखेगा? ये देखेगा CH2OH COH 1 2 3। क्या तुम्हें ऐसा नजराना दिखेगा? देखिए ये वाला इससे जुड़ गया और यहां HOH और यहां OHH, साइक्लिक बन गया। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर कायरल पूछे तो बताओ। यहां तो 3 थे, साइक्लिक में कितने हैं? ये भी कायरल हो गया, 1 2 3 4। तो अगर साइक्लिक में कायरल कार्बन पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? 4। ग्लूकोज में कितने हो जाएंगे? साइक्लिक में 5, है ना, क्योंकि ओपन चेन में 4 थे, एक बढ़ जाता है साइक्लिक में। अब इसमें 2 चीजें हो सकती है भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, देखो यहां मैं CH2OH को लेफ्ट कर दूं और OH को राइट कर दूं, क्या ये बात सही है? एक फॉर्म ऐसा हो सकता है, क्या ये बात एकदम सही है? एक फॉर्म ऐसा हो सकता है, इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म। और मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि OH लेफ्ट कर दूं और CH2OH राइट कर दूं, तो बीटा फॉर्म। चेक कर लीजिए, अल्फा और बीटा फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब यहां जगह नहीं बची, मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर थोड़ी देर बाद बनाऊंगा। पहले आप ये इसका वो कर लो, ये पूरा लिख लो, फिर मैं अल्फा बीटा के साइक्लिक फॉर्म में, अच्छा नहीं लग रहा ना, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, है ना। नोट कर लो इसको पहले। लिख लो तो बता देना। डन, हुई गवाह। चलिए अब मैं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको उस फॉर्म में बना के दिखा रहा हूं। देखिए मुझे इससे बनाना है साइक्लिक स्ट्रक्चर, इससे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। 1 सॉरी 1 उधर आएगा, सॉरी सॉरी, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, कार्बन का नंबर कर दिया मैंने। अब देखो जरा, 2 3 4 5 और O मिलाकर के बन गया आपका रिंग। और ये रिंग फ्यूरन से मिलती जुलती है। देखिए फ्यूरन कैसा होता है, फ्यूरन ऐसा दिखता है ना, तो इससे मिलती जुलती रिंग है ना। हालांकि इसमें पाई बॉन्ड होते, इसमें नहीं होते, लेकिन उसने हावर्थ ने नाम यहां से उठा लिया, फ्यूरन, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या करूंगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, तो CH2OH ऊपर और OH नीचे, ये हो गया अल्फा फॉर्म। बाकी OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, और मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा वो ऊपर आएगा और H नीचे आएगा। ये अल्फा फॉर्म हो गया। इसी का ही आप रिपीट टेलीकास्ट कर दीजिए यहां पर, तो ये बन जाएगा बीटा फॉर्म। बस यहां क्या कर दूं मैं, ऊपर कर दूं OH और नीचे कर दूं CH2H, बस ये काम हो गया। देखिए जरा, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ऐसा आएगा, ठीक है। क्या नाम रखेंगे इसका, देखिए इसको बोलेंगे अल्फा फॉर्म, ठीक है। अल्फा डी बोलेंगे, क्यों, डी फैमिली से बना है बेटा। कैपिटल डी और कैपिटल एल फैमिली का ऑप्टिकल रोटेशन से लेना देना नहीं है। OH अगर राइट साइड आ रहा है लास्ट कायरल कार्बन पे, तो डी फैमिली होती है। जैसे आपने यहां OH राइट साइड लिया था ना, तो ये कैपिटल डी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। और कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अल्फा डी। और फ्रक्टोज होता है लेवोरोटेटरी, ये पता चला एक्सपेरिमेंट से, नेगेटिव पता चला एक्सपेरिमेंट से। तो अल्फा डी माइनस फ्रक्टो,
फ्रक्टोज से आया, प्यूरन, प्यूरन इस वाले से चुराया, और शुगर है तो ओज। सिमिलरली इसका नाम आ जाएगा, देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह कर दूं बीटा। तो ये होता है अल्फा डी फ्रक्टोज, ये बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है, पूरा नाम ये लिखा है। अब मुझे आप एक बात बताओ, मैं यहां पर इनको क्या कह सकता हूं, इन दोनों को मैं बोल सकता हूं कि अल्फा एंड बीटा आर C2 एनोमर। डाइस्ट्रीमर तो होते ही है एनोमर, है ना, एनोमर्स आर डाइस्ट्रीमर, है ना। तो अल्फा और बीटा क्या है, C2 एनोमर। सर C2 क्यों, क्योंकि सेकंड वाले कार्बन पर देखो, सेकंड वाले कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, बाकी सारी कहानी सेम है। सेकंड वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, बाकी सारी कहानी सेम है, तो C2 एनोमर कहे जाते हैं। और एनोमर क्या होते हैं, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के दो साइक्लिक स्ट्रक्चर। बना लीजिए। ठीक है, दो साइक्लिक स्ट्रक्चर। हुई गवा, क्या बाबा, चलिए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहले मैं कुछ डाइसैकेराइड, फिर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा। डाइसैकेराइड बताता हूं पहले मैं आपको, है ना। मोनोसैकेराइड में अभी आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज ध्यान रखना है, कुछ और भी हैं जो अभी बताऊंगा थोड़ी देर से, है ना। पहले डाइसैकेराइड कवर कर लेते हैं। डाइसैकेराइड में आपको पता है कौन कौन से आपको ध्यान रखने थे। सुक्रोज हो गया एक, ठीक है, दूसरा हो गया माल्टोज, और तीसरा हो गया लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और डाइसैकेराइड क्या होते हैं, प्रोड्यूसेस टू मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस पर दो मोनोसैकेराइड की यूनिट देता है, और ये तीन तुम्हें ध्यान रखने हैं। सुक्रोज कैसा होता है, सुक्रोज में होता है अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। ग्लूको पायरेनोस को अपन ग्लूकोज ही लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है ये। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, यानी कि जब तुम इसको हाइड्रोलाइज कराओगे तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलेगा, और यहां पर C1 एंड C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है, दो मोनोसैकेराइड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे, जैसे ईथर टाइप का होता है, लेकिन ईथर नहीं होता, ये मोनोसैकेराइड होने चाहिए यहां पर, है ना, दिखता ईथर जैसा, मोनोसैकेराइड होना चाहिए। तो जब सुक्रोज का अल्फा डी ग्लूकोज और इसका सुक्रोज बनाने के लिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज लेते हो, तो इसके C1 कार्बन को पकड़ो, इसके C2 कार्बन को पकड़ो, पानी निकाल दो, पानी निकालने से सुक्रोज बन जाता है। या उल्टा सोचो, सुक्रोज में हाइड्रोलाइज करोगे तो ये बन जाएगा। ये डायरेक्ट सवाल आता है पेपर में, ठीक है। कहां गए, ये डायरेक्ट सवाल आता है पेपर में, है ना। अगला देखिएगा माल्टोज, थोड़ा साइड लिख रहा हूं इधर। अगला है माल्टोज। माल्टोज डाइसैकेराइड कैसे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल होते हैं, और अल्फा डी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से पानी निकलता है। और कहां कहां से पानी निकालना है, C1 एंड C4, ठीक है, C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब पानी निकालने पर जो बनेगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी मैं इसका आपको स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये डायरेक्ट सवाल आता है। अगर मैं लैक्टोज की बात करूं, लैक्टोज के नाम में ही गैलेक्टोज आ रहा है, देखो गैलेक्टोज लैक्टोज, तो ये बनता है बीटा डी गैलेक्टोज, लैक्टोज गैलेक्टोज। सर गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ही थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, अभी बताता हूं। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के
के कंडेंसेशन से, यानी कि पानी निकाल दोगे तो बन जाएगा, और इनमें पानी डाल दोगे तो उल्टा आ जाएगा। C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहां पर बनती है। अब एक बार इन सबको देख लेते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहां C1C2 ग्लाइकोसिडिक होती है, बाकी में C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, अब देखिएगा जरा क्या कहानी है। सबसे पहले तो आपको इन सबके स्ट्रक्चर दिखाने मुझे आइए। सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा होता है, स्ट्रक्चर देख लो एक बार कैसा होता है। बाकी आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो पहले बता दिया, ठीक है, जो चीज ध्यान रखनी है वो पहले बता दिया, ठीक है। तो देखिए जरा, अल्फा डी ग्लूकोज क्या लिया C1, और बीटा डी फ्रक्टोज क्या लिया C2। अब आप देखो C1 में यहां पर OH रहा होगा, यहां पर OH रहा होगा, इसी से तुमने पानी निकाला है, तो ये ऑक्सीजन ये रहा, तो ये वाली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाती है, ठीक है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाती है, समझे। बनाने की जरूरत नहीं, बस देख लो, एग्जाम में ऐसे दिखा के देंगे आपको, ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं, बस देख लो ऐसा दिखता है। आप बोलोगे सर ये कैसा दिख रहा है, आप बोलोगे आपने तो बीटा डी फ्रक्टोज कुछ और ही बताया था, देखो जरा, आप बोलोगे सर बीटा डी फ्रक्टोज ये थोड़ी था, हमारा बीटा डी फ्रक्टोज ऐसा था, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, कहां गया, एक मिनट को, अभी इस पॉइंट पर आएंगे वापस। आप बोलोगे सर हमारा बीटा डी फ्रक्टोज तो ये था, आपने तो पलट के लिख दिया, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बीटा डी फ्रक्टोज पलट के लिखना चाहता हूं तो मैं सारे कॉन्फ़िगरेशन को पलट के लिख सकता हूं। देखिए, मैं अगर स्ट्रक्चर पलटूंगा, देखना जरा, अगर मैं स्ट्रक्चर पलटूंगा तो मुझे इन सबके कॉन्फ़िगरेशन पलटने होंगे, क्योंकि इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज पर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बनता है। जब तुम इसका मिरर इमेज ले रहे हो तो सबके कॉन्फ़िगरेशन पलट गए होंगे, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें इन सबको पलटना होगा। जैसे अगर मैं 2 कार्बन इसको कहूं, इसको 2 कह रहा हूं, तो मुझे CH2H ऊपर और OH नीचे लाना पड़ेगा, ठीक। थर्ड वाले कार्बन ये हो जाएगा H ऊपर OH नीचे, फोर्थ वाला कार्बन ये हो जाएगा, पलट दो, OH ऊपर H नीचे, फिफ्थ वाला कार्बन भी पलट दो। अब आप देखो यही तो लिखा है पीछे, तो एनसीईआरटी ने पलट के लिखा हुआ है। पलटने का मतलब यह है कि जब तुम इसका मिरर इमेज लिखना चाहते हो तो इनको भी पलट दो, तो इवन इंटरचेंज पर आइडेंटिकल हो जाएगा, यानी कि बीटा डी फ्रक्टोज का ये भी स्ट्रक्चर और ये भी, दोनों ही स्ट्रक्चर सही है। बात समझ में आई। बीटा डी फ्रक्टोज के 2 स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये वाला तो हम इससे बनाते ही हैं, इसके अलावा एनसीईआरटी में इसको पलट के लिखा हुआ है। और अगर तुमने इसको पलटा तो एक बार चेंज किया कॉन्फ़िगरेशन, तो तुम्हें अब क्या करना होगा, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम एक बार अपने मन से चेंज कर दो, ताकि 2 बार चेंज हो जाए तो आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो आप देखो, मैंने इसको पलटा होगा, पलट के इनको भी पलट दिया तो सेम हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसको फ्लिप करके लिखा। आप देखो यही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने यहां लिया हुआ है ना, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है ये। तो देखो आप, उन्होंने पलट दिया तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन उल्टे हो गए, ठीक। तो अल्फा डी बीटा डी फ्रक्टोज से सुक्रोज बनता, देख लो एक बार, आपको नोट नहीं करना, देख लो बस, है ना। ये देखो जरा, माल्टोस का कैसा दिखता है, यहां लिया है आपने C1, देखिए ये है आपका C1 और ये है C4, तो क्या बन रहा है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक। तो अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मोल लिए हैं आपने, एक अल्फा डी ग्लूकोज ये लिखा है, ये एक लिखा है। आपने क्या किया होगा, सॉरी स्क्वायर, आपने क्या किया होगा, पानी निकाला होगा तभी ये बना होगा, ठीक है, पानी निकाला होगा तभी ये बना होगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज के 2 आपने फॉर्म ले लिए। गैलेक्टोज देखिए, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर के लैक्टोज बनता। आप देखो ये वाला C1 यहां OH होगा, सॉरी क्यूब। अब ध्यान से देखना जरा, अगर ये बीटा है तो OH ऊपर होगा, लेकिन सर गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर और ग्लूकोज में क्या अंतर है, आप यहां देखो, फोर्थ वाले पे देखो, फोर्थ वाले पर, गैलेक्टोज में फोर्थ वाले पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, फोर्थ वाले पर। यानी कि अगर मैं गैलेक्टोज का आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा, सॉरी की पावर 4, आपको ऐसा दिखेगा। ग्लूकोज कैसा होता है बताओ, HOH। देखना, मैं आपको ग्लूकोज बता रहा हूं, देखिए ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। अब मुझे गैलेक्टोज बनाना है, तो 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर, चौथे कार्बन पर चेंज कर दीजिए, चौथे कार्बन पर चेंज कर दीजिए, ये है गैलेक्टोज, देखिए ये है गैलेक्टोज, ठीक है। तो गैलेक्टोज में
फोर्थ वाले पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज रहता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में यह अंतर रहता है। तो ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, उसी को ही साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो बीटा डी गैलेक्टोज ऐसा दिखेगा। और ये हो गया भाई साहब बीटा डी ग्लूकोज। ठीक, तो 4 नंबर वाले पर आपने क्या किया होगा, OH और OH लेकर पानी निकाला होगा तो ये बना होगा। ठीक है, तो यहां ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां बनती है, C1 और C4 पर, C1 और C4 पर बनती है। ठीक है चंद्रयान 4 डन। तो ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर होता है। तो सुक्रो, बस क्या बात ध्यान रखनी है जो मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है, ठीक है, क्या बात ध्यान रखनी है वो ये है, डाइसैकेराइड में कौन कौन से हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, कौन कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस से बनता है, ये बात ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिए। आइए पॉलीसैकेराइड की अगर मैं बात करूं, पॉलीसैकेराइड में तुम्हें 2 पढ़ने होते हैं, स्टार्च ठीक है और सेल्यूलोज। स्टार्च जो होता है ये होता है पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। और स्टार्च में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है वो लीनियर होता है, लीनियर पॉलीमर होता है, और ये ब्रांच पॉलीमर होता है। ठीक है, सेल्यूलोज जो होता है ये होता है पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो ये वाला होता है अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर और सेल्यूलोज होता है बीटा डी का। अमाइलोज जो होता है ये C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है, C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंक, जिनको अल्फा लिंक कहते हैं, अल्फा लिंक कहते हैं ना। यहां क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन में C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंक होती है एंड C1 एंड C6 भी होती है, C1 एंड C6 ग्लाइकोसिडिक लिंक। ठीक है, ये भी अल्फा लिंक कहलाता है, ये भी अल्फा लिंक कहलाता है। और कभी कभी हम ऐसा बोल देते कि ब्रांच एट C6, मतलब इस वाले पार्ट को हम बोल देंगे ब्रांच एट C6, है ना। तो जो C1 C6 बन रहा है वो ब्रांच हो रही है C6 पर। और 85% पोर्शन अमाइलोपेक्टिन का होता है और 15% के आसपास, 15 से 20% होता है अमाइलोज और 80 से 85% अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है ना, तो कुछ पार्ट अमाइलोज के फॉर्म में दिखेगा, कुछ अमाइलोपेक्टिन के। सेल्यूलोज होता है पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज और ये C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंक। ठीक है, जिनको क्या कहेंगे, बीटा लिंक। बस ये ध्यान रखना है, आपका काम हो जाएगा। अगर ग्लाइकोजन आपसे कहे तो अमाइलोपेक्टिन का भी ब्रांच और ब्रांच फॉर्म है ना, अमाइलोपेक्टिन में भी और ब्रांचिंग कर दो तो ग्लाइकोजन हो जाता है वो। आइए अब मैं इसके स्ट्रक्चर दिखाता हूं, देखो। ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये लिखना चाहो तो। ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है अगर आप लिखना चाहो तो। ठीक है, डन हो जाए तो बता देना। चलिए आइए फिर, ऐसे दिखते हैं, देख लो बस एक बार। अमाइलोज में C1 C4 बहुत सारे, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल रख दो और C1 C4 से पानी निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ तो लीनियर पॉलीमर बनेगा। ठीक है, ये अमाइलोज का है, ये अमाइलोपेक्टिन है। देखो, आपकी एक चेन यहां चल रही है C1 C4 की, एक चेन यहां चल रही है C1 C4 की झमाझम, इधर भी झमाझम चल रही, इधर भी चल रही। अब आप गौर से देखो, यहां C1 C6 पर भी
आपने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दी, इसको भी अल्फा लिंक कहते हैं ना, इनको भी अल्फा लिंक कहते हैं, और जो ब्रांच बना रही है वो भी अल्फा लिंक है। तो C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है ना। और यहां देखिए आप C1C4, यहां तो चली रही है C1C4 C1C4, ठीक है, बनाना नहीं, बस देख लो एक बार कि ऐसा दिखता है। दोनों में अंतर क्या है देखें, अमाइलोस कैसा होता है, लीनियर पॉलीमर होता है, सीधे सीधे चलता है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है, 15 से 20% स्टार्च अमाइलोस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और 80 से 85%, मतलब 80 to 85% अमाइलोपेक्टिन। ये वाटर सॉल्युबल होता है क्योंकि लीनियर चेन होती है, और इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है, तो इसलिए वाटर इनसॉल्युबल होता है ये। और वही है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1C4 पे, ये तो मैंने पीछे लिखवा दिया है आपको, है ना, क्लियर है, बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये कुछ थ्योरेटिकल इसका पोर्शन था। एक बार सेल्यूलोज का और देख लो क्या कहता है। सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर में C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखे जरा, बहुत सारे मॉलिक्यूल, ये है 1, ये है 4, ये है 1, ये है 4, ये है 1, ये है 4, आप देखो जरा C1C4 C1C4, और ये सब बीटा डी ग्लूकोज है ना, ये सब कौन से हैं, बीटा डी ग्लूकोज है, तो ये बीटा लिंक बनाएंगे, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज है तो बीटा लिंक बनाएंगे, तो सेल्यूलोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर होता है लीवर ऑफ एनिमल में, और स्ट्रक्चर जो है वो अमाइलोपेक्टिन का है, लेकिन और ज्यादा हेवली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको देखना नहीं है, ठीक है। अब एक दो पॉइंट यहां बचे थे, उसको कवर करा देता हूं मैं, ये वाले, चलिए एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें, देख लेते हैं एक बार, और फिर सवाल करते हैं अपन, है ना, सवाल करोगे आपको अच्छा लगेगा, ठीक। आइए क्या कहानी इसमें, क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो किससे, ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन वाटर से कर सकते हो, टॉलंस फेलिंग और बेनेडिक्ट से नहीं कर सकते। आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ग्लूकोज लेकर के चलता हूं, बताना जरा, क्या ग्लूकोज ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और मुझे बताओ ब्रोमीन वाटर के साथ, पहले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, ब्रोमीन वाटर के साथ ये ग्लूकोनिक एसिड बना लेगा, देखिए, बताइए भाई, क्या ये ग्लूकोनिक एसिड बना लेगा, सही बात है ना। तो ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड बना लेता है ये, लेकिन अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं, तो फ्रक्टोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है, कीटोनिक का होता नहीं है। तो फ्रक्टोज में तो कीटोनिक ग्रुप होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर से आप ग्लूकोज की रिएक्शन करवा सकते हो, फ्रक्टोज नहीं, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इन्होंने बोला कि भैया टॉलंस फेलिंग और बेनेडिक्ट से नहीं करा सकते, उसका कारण क्या है ये बताता हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से, सुनिएगा जरा ध्यान से, मुझे बताइए ग्लूकोज कैसा दिखता है, क्या ग्लूकोज ऐसा दिखता है, देखना CHO, क्या ग्लूकोज ऐसा दिखता है ना। इस वाले से मुझे काम है इसलिए बनाया, बाकी नहीं बनाए, बाकी सेम टू सेम है। मुझे बताइए ग्लूकोज को आप इसका इनॉल फॉर्म बना सकते हैं क्या, इनॉल फॉर्म बताइए, बोलिए, ये 1 ये 2 ये 3, 3 से H1 पे जाएगा, 1 2 का 1 2 3 पर शिफ्ट होगा, यही होता है इनॉल फॉर्म। तो ये बना लेगा इन डायोल, क्योंकि एक OH ऑलरेडी था यहां पर, है ना, ये बना लेगा इन डायोल, इसको बोलते हैं इन डाइऑल, है ना, डबल बॉन्ड भी आया, 2 OH लगे हुए, इन डायोल बोलते हैं, इन डायोल फॉर्म। इतने हिस्से के बारे में बता रहा हूं, ये है आपका ग्लूकोज। अच्छा मैं आपसे बोलूं सर एक बार और टॉटोमर बना दो इसका, देखना जरा, सर इसका एक बार और टॉटोमर बना दें, तो अब की बार टॉटोमर बनाना चाहता हूं मैं यहां से, कि ये वाला H में यहां पहुंचा दूं और पाई बॉन्ड यहां पहुंचा दूं, तो जरा गौर से देखें क्या बन गया, ये चमत्कार हो गया मालिक, ये तो बन गया भैया फ्रक्टोज, देखिए जरा क्या बन गया, ये फ्रक्टोज, देखिए जरा क्या बन गया, फ्रक्टोज, गौर से देख लो इसको, फ्रक्टोज बन गया। तो ग्लूकोज क्या होता है, और ये टॉटोमेरिज्म एसिडिक बेसिक मीडियम में होती है ना, मतलब बेसिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म होती है,
और टॉलरेंस रिएजेंट हो या फेलिंग रिएजेंट हो या बेनेडिक्ट रिएजेंट हो, तीनों ही बेसिक मीडियम में होते हैं। तो टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट जब करवाते हो तो ग्लूकोज भी देता है, साथ में फ्रक्टोज भी देता है। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। फ्रक्टोज इन डायोल के थ्रू बेसिक मीडियम में ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के टेस्ट दे देता है। यानी कि फ्रक्टोज भी टॉलरेंस टेस्ट देता है और ग्लूकोज भी देता है। अच्छा, अगर मैं फ्रक्टोज से ये कन्वर्ट करता, अगर मैं फ्रक्टोज से करता, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं फ्रक्टोज से करता, इतना हिस्सा देखना, ये बनाता इन डायोल, ऐसा देखिए जरा, ये इन डायोल बनाता, और मैं जब यहां से टॉटोमेरिज्म करता, मतलब वापस से आना चाहता, कहां पर? ग्लूकोज पर आना चाहता, तो मुझको ये कार्बन नया कायरल मिलता। देखिए जरा, थोड़ा समझिएगा बात को। मैंने तो आपको ग्लूकोज से फ्रक्टोज का इंटर कन्वर्जन करवाया कि ग्लूकोज का पहले टॉटोमर बनाओ, इंडायोल बनाओ, इंडायोल से फ्रक्टोज बन जाता है, और ये आपस में बेसिक मीडियम में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो ग्लूकोज भी टेस्ट देता है, फ्रक्टोज भी टेस्ट देता है। कौन से? टॉलरेंस, बेनेडिक्ट और फेलिंग। ठीक है। अगर मैं फ्रक्टोज से इंटर कन्वर्जन करता, मान लो ये होता मेरे पास पहले, इससे मैं करता, तो पता क्या होता? इससे पहले ये बनता, और इसका जब मैं ग्लूकोज बनाने जाता तो ये कार्बन नया कायरल जनरेट होता, और ये ग्लूकोज तभी होता जब यहां पर H लेफ्ट और OH राइट होता। देखिए जरा, इसको मैं ग्लूकोज तब बोलता जब F लेफ्ट और OH राइट होता, H लेफ्ट OH राइट। बाकी कहानी सेम है नीचे की, है ना। इसमें यह भी तो हो सकता है, नया कायरल जनरेट हो रहा है रिएक्शन के दौरान, तो OH लेफ्ट और H राइट हो, ऐसा भी तो हो सकता बेटा, है ना भाई। H लेफ्ट OH राइट भी हो सकता है, नया कायरल जनरेट हो रहा है ना ये तो, क्योंकि इसका जब इन डायोल बन रहा है तो sp2 है। अब ये वाला कार्बन sp2 से sp3 बनेगा तो नया कायरल जनरेट होगा, तो दो कॉन्फिगरेशन के साथ जनरेट होता है। तो H लेफ्ट OH राइट तो इसका नाम होता है ग्लूकोज, और OH लेफ्ट H राइट तो इसका नाम है मनोज। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मनोज तीनों इक्विलिब्रियम में होते हैं बेसिक मीडियम में, टॉटोमेरिज्म की वजह से। इसलिए ग्लूकोज टॉलरेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट देता है, मनोज भी टॉलरेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट देता है, और फ्रक्टोज भी टॉलरेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट देता है। ठीक है, ये कहानी है। तो ये इंटर कन्वर्जन की वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट आपको? पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज फ्रक्टोज कैन बी डिस्टिंग्विश बाय ब्रोमीन वाटर, नॉट बाय टॉलरेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट। क्यों? क्योंकि टॉलरेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट दोनों देते हैं, और एक तीसरा भी सीख लिया, मनोज। ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मनोज गिव सेम ओसाजोन बिकॉज ओसाजोन फॉर्मेशन टेक प्लेस एट फर्स्ट टू कार्बन। आइए जरा मैं आपको ओसाजोन बताता हूं कैसे बनता है। आइए जरा ओसाजोन बताता हूं कैसे बनता है। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, देखें देखें तो देखें, मुझे बस इन दोनों कार्बन से मतलब, फर्स्ट ट्रू कार्बन पे ही होता है ओसाजोन, पहले दोनों कार्बन पे बनता है। मैं अगर इसकी रिएक्शन कराऊं फिनाइल हाइड्राजीन के साथ NH2 NHPH, क्या करूंगा? O और H2 निकाल दूंगा, तो क्या मुझको ऐसा दिखेगा? NNHPH। देखिए, क्या मुझको ऐसा दिखेगा? ठीक, सिंपल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है। PH NH NH2, यहां से 2H और यहां से O निकाल लो, ऐसा दिखेगा। अब इसका दूसरा मोल सुनिएगा, अब इसका दूसरा मोल आएगा फिनाइल हाइड्राजीन का, और ये रिड्यूस हो जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। देखो, क्योंकि यहां पर मेरे पास क्या था? HOH था। तो क्या होता है रिडक्शन, हम ऐसे दिखाते हैं कि भाई साहब ये रिड्यूस होगा तो रिडक्शन किससे होता है? HH से। ये ऑक्सीडाइज होगा तो CH के बीच में O लगा दो, और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो अब आपको ऐसा दिखेगा, ये NNHPH, और ये बना लेगा C डबल बॉन्ड, और यहां 1 2 3 कार्बन, CH2OH, और यहां क्या मिल गया? अमोनिया मिल गया और एनिलीन मिल गया। ये रिड्यूस हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक, अब तीसरा मोल फिर आता है, और अब बन जाता है ओसाजोन। 3 मोल लगते हैं इसमें फिनाइल हाइड्राजीन के, फिनाइल हाइड्राजीन के 3 मोल। अब यहां से 2H और ये O निकल जाएगा, और ये ओसाजोन बना लेगा, जिसको ग्लूकोसाजोन भी कहते हैं, NHPH 1 2 3। ठीक है, नीचे वाली कहानी पूरी सेम है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल भी होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल भी होता है ये, इसका नाम है ओसाजोन,
या ग्लूकोसाजोन भी कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां ग्लूकोज नहीं लेता, फ्रक्टोज लेता यहां पर, तो भी यही रिएक्शन होती। अगर मैं यहां मनोज लेता तो भी यही रिएक्शन होती, मतलब फाइनल यही बनता। भाई अगर फ्रक्टोज होता तो फ्रक्टोज में ध्यान से देखो जरा, फ्रक्टोज में ये सी डबल बॉन्ड ओ पहले रिएक्ट करता और फिर ये ऑक्सीडाइज होकर के सीएचओ बनाता और फिर तीसरी बार रिएक्शन होकर अगेन यही बन जाता। यानी कि ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, मनोज हो, ये सेम ओसाजोन देते हैं। क्यों? क्योंकि ये गौर से देखो आप, पूरी कहानी चल रही है इतने दोनों कार्बन की। देखो पूरी कहानी इन दोनों कार्बन ने ही समेट दी, नीचे वाला तो मामला आया ही नहीं रिएक्शन में, वो तो जैसा था वैसे ही है। समोसा जोन नहीं, ओसा जोन बोलते हैं भाई, क्या रहा समोसा जोन। ठीक है, ठीक है, ये कहानी है। तो ये होता है ओसा जोन। आगे बढ़ना हो तो बता देना। ठीक, चलूं आगे। तो ये होता है ओसा जोन। आइए जरा अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, जरा एक एक पॉइंट समझा रहा हूं। ओसा जोन इज स्टेबल बाय इंट्रामोलिकुलर एस बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ग्लूकोज फ्रक्टोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम। C6H12O6 से बनता है जाइमेज के प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल। ठीक है, फर्मेंटेशन रिएक्शन बोलते हैं और CO2 वाटर निकल जाती है। ठीक, फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां इथाइल अल्कोहल जो बनाती हैं, तो वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ग्लूकोज या फ्रक्टोज जाइमेज में ये बना लेता है। ठीक है, डन 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 डन। चलिए मामला एकदम क्लोज और सवाल करेंगे अपन। पहला सवाल क्या कह रहे हैं, पढ़ो और आंसर करो। जो थ्योरी आपने पढ़ी वही सवाल है, जो थ्योरी आपने पढ़ी वही सवाल है। पहले सवाल का आंसर करते हैं फटाक से। Glycogen is branch chain polymer of alpha D glucose unit in which chain is formed by C1C4, whereas branch occurs by the formation of C1C6. Structure of glycogen is similar to amylopectin. अमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला सवाल बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लीवर ऑफ एनिमल? बोलो। ग्लाइकोजन। क्लियर है एकदम, ग्लाइकोजन। अगला बताइए, ये सब एग्जाम्पलर के सवाल हैं, सीधे आ सकते हैं। सुक्रोज इज डाइसैकेराइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देता है बताओ? सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल मिलता है, सी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट एनोमर? मुझे एक बात बताओ, एनोमर में क्या होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। एनोमर क्या होता है? साइक्लिक। तो ओपन चेन वाले तो हटा ही दो, ठीक है, ओपन चेन हटा दो। अब मुझे बताओ, साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे और किसी एक कार्बन पे ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, किसी एक कार्बन पे ही चेंज होगा। तो इसको देखो, इसको देखो, पहले वाले पर चेंज हो रहा है क्या? हो रहा है। दूसरे वाले पर नहीं हो रहा, तीसरे पर नहीं हो रहा, चौथे पर नहीं हो रहा। आंसर यही है। देखो, एक पर चेंज हो रहा है, बाकी जगह चेंज नहीं हो रहा। यहां देखो, ये भी चेंज हो रहा है और ये भी। दो जगह चेंज नहीं चाहिए भाई, आपको एक ही जगह चेंज चाहिए, एक ही जगह चेंज चाहिए। ठीक है, अगला बता दीजिए जरा। 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड ऐसी बना के दे दिया आपको। आपसे पूछा गया एनोमर कौन से हैं? एनोमर कौन से हैं? एक ही कार्बन पर चेंज चाहिए आपको। एनोमर कौन से बताइए, गौर से देखिए। एक ही कार्बन पर चेंज आ रहा है, बाकी जगह पूरी सेम टू सेम है। यहां तो भाई साहब अलग ही खेल खेल दिया, यहां तो कायरल कार्बन ही बढ़ा दिए इतने सारे। एक ही कंपाउंड के 2 साइकिल स्ट्रक्चर, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, ए आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, ए आ जाएगा, देख लो। अरे भाई साहब, यहां 1 2 3 4 5 कायरल, 6 कायरल कर दिए यहां तो भाई। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर? बताइए।
साइक्लिक स्ट्रक्चर से कौन सी रिएक्शन एक्सप्लेन होती है? ग्लूकोज फॉर्म पेंटाएसिटेट। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनाता है, बिल्कुल बनाता है। तो ये ओपन चेन की रिएक्शन होती है, ओपन चेन की। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, ये भी ओपन चेन की होती है। पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, ये एक्सप्लेन करता है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर, है ना। पेंटाएसिटेट रिएक्ट नहीं करता, ये एक्सप्लेन करता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। चलिए अगला बताइए जरा। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सम कंपाउंड अलोंग विद देयर स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो। आपको डी कॉन्फिगरेशन बताना है, बताओ। OH अगर राइट साइड है तो डी कहलाएगा, लेफ्ट साइड है तो एल कहलाएगा। ये डी है लास्ट कायरल कार्बन पर। लास्ट कायरल कार्बन पर अगर राइट साइड डी आ रहा, राइट साइड OH आ रहा है तो डी कहलाएगा। राइट साइड OH आ रहा है तो डी कहलाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज गिवन बिलो। आइडेंटिफाई एनोमेरिक कार्बन एटम इन मोनोसैकेराइड यूनिट। बताओ एनोमेरिक कार्बन पता है कौन से होते हैं? ये जो स्ट्रक्चर है सुक्रोज का दे रखा है, और ये वाला एनोमेरिक कार्बन कहलाएगा। तभी तो आप C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हो, ये एनोमेरिक कार्बन है। तो ए ग्लूकोज का और बी फ्रक्टोज का, ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज और बी कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस एंड ऑल्सो एज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज क्या है बताइए? सुक्रोज क्या है? सुक्रोज डाइसैकेराइड भी होता है क्योंकि ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी होता है। डी आंसर आ जाएगा। सर ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसलिए होता है क्योंकि ये हेमी एसिटल ग्रुप इसमें नहीं होता। देखियो जैसे ये सुक्रोज है, यहां पर कहीं भी हेमी एसिटल ग्रुप नहीं दिख रहा है। अगर हेमी एसिटल ग्रुप होता है तो आप हाइड्रोलिसिस करा करके उसको ओपन चेन में कन्वर्ट करके टॉलरेंस, फेहलिंग और बेनेडिक्ट से रिड्यूस करवा सकते हो। अगला बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट आर ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज? अमाइलोस, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, बोथ बी एंड सी। बेटा ये सीधे सवाल एग्जाम्पलर के हैं, एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज उठ के आते हैं। ठीक है, एज इट इज उठ के आते हैं ये सवाल। अगला बता दो जरा। डी प्लस ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर। डी रिप्रेजेंट इट्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर। बेटा डी का डेक्स्ट्रोरोटेटरी लेवोरोटेटरी से लेना देना ही नहीं है। डी रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मतलब ये डी प्लस, तो प्लस तो बता रहा है ना डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो असर्शन सही है और रीजन गलत है। ठीक है, डी थोड़ी रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो, प्लस रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो। डी तो डी फैमिली के बारे में बताता है। अगला बताइए जरा। बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन माल्टोज। बेटा माल्टोज में तो अल्फा होती है, अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मोल होते हैं, महा गलत है। माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट इन विच C1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट इज लिंक टू C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट। रीजन सही है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। ठीक है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। अरे माल्टोज तो भैया अल्फा डी ग्लूकोज से, गैलेक्टोज होता है बीटा डी ग्लूकोज वाला तो। ठीक है, अगला देखें जरा। अच्छा ये वाला भी रुक जाओ, डीऑक्सीराइबोज वाला ये उसमें आएगा, हाइड्रो का उसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में आएगा ये, इसको मैं हटा देता। अगला बता देना जरा। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ब्रोमीन वाटर गिव्स सैकरिक एसिड। बताओ ब्रोमीन वाटर से सैकरिक एसिड बनता है क्या? बोलो। ब्रोमीन वाटर से सैकरिक नहीं बनता, कंसंट्रेट HNO3 से सैकरिक बनता है, ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक एसिड बनता है। गलत बात। Br2 वाटर ऑक्सीडाइज CHO एंड एल्कोहल, ये भी गलत बात। भाई ब्रोमीन वाटर CHO को ऑक्सीडाइज करता है, एल्कोहल को नहीं करता, तो दोनों ही गलत हैं। ठीक है, डी आ जाएगा। अगला। अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट ऑन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ लिटिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट बिकम्स लेवो। सही बात है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अनइक्वल अमाउंट ऑफ, देखो अनइक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये गलत बात है। एक एक मोल बनता है, इक्वल अमाउंट बनता है, अनइक्वल नहीं बनता है। इक्वल बनता है, अनइक्वल नहीं बनता है। ठीक है, अगला सवाल, ये सब एम्स के सवाल हैं। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। सर ये एपीमर क्या होते हैं? बेटा एपीमर क्या होते हैं? एपीमर डायस्टीरियोमर होते हैं। ठीक है, डायस्टीरियोमर होते हैं और 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। एनोमर में क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल के साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे
जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ग्लूकोज और मनोज, तो ये एपीमर है। देखिए जरा, अगर मैं आपसे ग्लूकोज और मनोज, जैसे ग्लूकोज में ये होता है और मनोज में क्या होता है, ये होता है, तो ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, एक ही मॉलिक्यूल के साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो ये देखिए ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन है क्योंकि फर्स्ट ये है। तो मैं बोलूंगा ग्लूकोज एंड मनोज आर C2 एपीमर। ठीक है, एपीमर ये होते हैं दो अलग अलग मॉलिक्यूल में अगर किसी एक कार्बन पे चेंज कर दो तो एपीमर कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, एक ही मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर है तो एनोमर कहलाएंगे। चलिए अगला, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिव द सेम ओसाजोन। बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोज फ्रक्टोज मनोज सेम ओसाजोन देते हैं भाई, सेम ओसाजोन देते हैं। ड्यूरिंग ओसाजोन फॉर्मेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ओनली एट C1 एंड C2 इज डिस्ट्रॉयड। एकदम सही है, C1 और C2 के अराउंड ही चेंज होता है। ठीक है, ड्यूरिंग ओसाजोन फॉर्मेशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ओनली एट C1 एंड C2। एक मिनट रुको जरा, C1 एंड C2, ये हो गया CHO और ये हो गया H, ये हो गया OH। ठीक है, C1 पे नहीं होगा क्योंकि ये स्टीरियोकेमिकल मतलब ये वो नहीं है ना, कायरल नहीं है ये। ठीक, तो C1 वाला गलत है, C2 वाला सही है। ध्यान से देख लो जरा, ड्यूरिंग ओसाजोन फॉर्मेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री ओनली एट C1 एंड C2 इज डिस्ट्रॉयड। बेटा C2 की खत्म होती है, C1 की नहीं होती, C1 तो होता ही नहीं है। देखो ये 1 है, ये 2 है ग्लूकोज में, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपका ऐसा बना लेगा NNHPH। देखो सेकंड वाले कार्बन पे ऐसा बना लेगा। ठीक है, तो सी आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाला तो वैसे भी एक्टिव नहीं था, फर्स्ट वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव था, मतलब फर्स्ट वाला कायरल नहीं था, ऐसा बोल दो। अगला बताइए जरा, ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विद डाइल्यूट अल्कली अफोर्ड एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ डी मनोज एंड डी फ्रक्टोज एंड स्टार्टिंग सब्सटेंस डी ग्लूकोज। बिल्कुल सही बात है, क्यों? ग्लूकोज से तुम फ्रक्टोज पे जा सकते हो। ठीक है, ग्लूकोज से तुम फ्रक्टोज पे जा सकते हो, फ्रक्टोज से तुम मनोज पे जा सकते हो। देखो जरा, ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विद डाइल्यूट अल्कली अफोर्ड एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ डी मनोज, डी फ्रक्टोज एंड स्टार्टिंग सब्सटेंस डी ग्लूकोज। अभी आपको बताया ग्लूकोज से हमने इंटर कन्वर्जन कराया था फ्रक्टोज का, और फ्रक्टोज से मैंने बताया था ग्लूकोज और मनोज भी बना सकते हो तुम। अभी थोड़ी देर पहले इन डायोल वाला पार्ट कुछ याद आ रहा है? इन डायोल वाला पार्ट कुछ याद आ रहा है? इन डायोल, इन डायोल वाला पार्ट याद आ रहा है? इन डायोल, अरे यार अभी पीछे सब कुछ तो पढ़ रखा है, कैसी बात कर रहे हो तुम? बताओ, इन डायोल पढ़ रखा है तुमने, बताओ, करो करो, इन डायोल पढ़ रखा है तुमने, तो ये वाला सही है। ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज एंड डाइल्यूट अल्कली अफोर्ड एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ डी मनोज, डी फ्रक्टोज एंड स्टार्टिंग सब्सटेंस डी ग्लूकोज। द रिएक्शन इन्वॉल्व एन इंटरमीडिएट इन विच hybridization of C2 changes from sp3 to sp2। करो करो, बोलो, करिए करिए। अरे यार अब ये सारे मुझे क्या बताओ, इन सवालों में मैं क्या करूंगा यार, तुम खुद बताओ। ये सवाल आ रहे हैं, ठीक है, ये सवाल आ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे सवाल हैं, ये सब तो अभी थ्योरी में तुमने पढ़ा हुआ है, तो देख के आंसर ही लगाओगे ना। बताओ क्या करूं मैं, बताओ, बोलो। ये सवाल तुम देख के नहीं कर पाओगे, बोलो बोलो, तुम एक बार खुद फैसला करो, तुम खुद बताओ। कर लो एक बार, खुद फैसला कर लो पहले, बोलो। अभी तुमने नहीं बोला था कि सर हम घर पे लिख लेंगे, आप समझा दो। अब जब सवाल करा रहे हैं तो कह रहे हैं सर तेज हो रहा है। बताइए आप क्या किया जाए, मुझे मेरे मेरे तरफ से मुझे बता दो, क्या करूं मैं। करो, इसका आंसर बताओ क्या है। डी ग्लूकोज का ट्रीटमेंट कराया आपने, तो ये सही है एकदम। द रिएक्शन इन्वॉल्व एन इंटरमीडिएट इन विच हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 चेंज होता है। देखो जरा, C2 का हाइब्रिडाइजेशन चेंज कैसे होता है? यहां HOH होता था, मैंने इसका इन डायोल बनाया था। देखिए ये sp3 था, ये sp2 हो गया था।
तो ये वाली बात भी सही है ना। और इसके बाद मैंने क्या बनाया था, इसका फिर से इन डायोल बनाया था मैंने, तो ये सी डबल बॉन्डो बना रहा था। ठीक है, तो ये ग्लूकोज से इन डायोल बनता है और ये फ्रक्टोज बना देता है। ठीक, तो sp3 से sp2 हो जाता है। देखिए जरा, चेक कर लें जरा, चेक कर लो जरा, बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विद डाइल्यूट अल्कली अफोर्ड एन इक्विलिमोलर मिक्सचर ऑफ डी मनोज डी फ्रक्टोज, और ये सही है। द रिएक्शन इन्वॉल्व एन इंटरमीडिएट इन विच हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2, ये भी सही है। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो इसका एक्सप्लेनेशन होता है कि टॉटोमेरिज्म की वजह से होता है, तो हम इसका आंसर बी लगाएंगे। ठीक है, टॉटोमेरिज्म की वजह से होता है। चलिए ये बताइए, फ्रक्टोज का रिडक्शन करा दो, 2 अल्कोहल मिलेंगे। फ्रक्टोज का रिडक्शन करा दें, 2 अल्कोहल मिलेंगे। देखो इसका रिडक्शन कराएंगे तो 2 अल्कोहल मिलेंगे, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे H और H से, तो ये मिलेगा आपको ऐसा। अब मुझे आप एक बात बताना, बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ध्यान सुन लो अब जरा, है ना, बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, चेंज कहां आ रहा है बताओ। बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यहां के देखो ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, चेंज कहां आ रहा है, इस जगह पर। अब मुझे बताइए, इस पर चेंज आ रहा है तो H लेफ्ट हो सकता है, OH राइट हो सकता है, और OH लेफ्ट हो सकता है, H राइट हो सकता है। बताइए क्या बोलेंगे इसको, बोलिए क्या बोलेंगे, बताइए जरा। मैं ये कर सकता हूं H लेफ्ट OH राइट, और मैं ये कर सकता हूं OH लेफ्ट H राइट। बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है, तो मैं क्या बोलूंगा बताओ। क्या मैं इनको डाइस्ट्रीमर कह सकता हूं? सही बात है, क्यों? क्योंकि मिरर इमेज नहीं है तो डाइस्ट्रीमर कहलाएंगे। सही बात है, एनोमर थोड़ी कहलाएंगे, कहां से एनोमर हो जाएंगे। फ्रक्टोज का रिडक्शन करवा रहे हो मालिक, तो 2 अल्कोहल्स मिल रहे हैं, डाइस्ट्रीमर कहां से हो जाएगा, नहीं होगा, सॉरी डाइस्ट्रीमर हो जाएगा, एपीमर हो जाएगा। ये एनोमर तुम लोग क्यों कह रहे हो, एनोमर थोड़ी होगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर थोड़ी है। डाइस्ट्रीमर के साथ तुम इसको एपीमर कह सकते हो। ठीक, तो बोथ ए एंड बी हम आंसर लगा देंगे इसका, सी, है ना, एनोमर थोड़ी होगा। ठीक, चलिए बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक यू सो मच, इसको एक बार कर लेना, सुनो अब मेरी बात ध्यान से, है ना। कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर का ना एक अपना वो रहता है, अब मैं आपको बता दूं। ठीक है, 2 मिनट जरा सुन लो। अब आपको इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप बैठिएगा आराम से, शाम को जब क्लास आपकी खत्म हो जाए, सारे के सारे जो नोट्स आपके पास हैं, पीडीएफ आपको मिल जाती है। जो चीजें आपने क्लास में लिखी हुई हैं वो लिखी रहने दो, जहां जहां आपने जगह छोड़ी थी, जो सच में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, स्पैमर से तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक, तुमको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। जो लोग पढ़ने वाले हैं वो जरा ध्यान से सुन लें, क्या करना है उनको। आपने आपने कुछ रिएक्शन वाला पोर्शन लिखा हुआ है, ठीक, कुछ स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है जो मैंने आपको दिखा दिया था, उसके आगे हम चले गए थे। तो आप उन स्ट्रक्चर को एक बार बना के जरूर देख लें कि वो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसी होती है। देखो, थ्योरेटिकल चैप्टर का थोड़ा पार्ट ऐसा होता है, अगर मैं पूरी थ्योरी पढ़ाने बैठ जाऊं तो 4 दिन में हाइड्रोकार्बन होगा आपका, 2-3 लेक्चर अमीनो एसिड ले जाएगा, 10 से 12 लेक्चर तो बायोमोलिक्यूल ही ले जाएगा तुम्हारा। अगर मैं लिखवाने के उस पर चला गया कि मैं सारी चीजें तुम्हें लिखवाते जाऊं एक एक चीजें, तो थोड़ा सा तुम भी दिमाग लगाओ अपना, थोड़ी मेहनत खुद से करो, है ना। आपकी जो मेहनत करने की आदत खत्म हो गई है उसको जरा वापस लाओ, अपने आप को याद करो कभी तुम मेहनत किया करते थे, है ना। तो इतना तो हम नहीं कर सकते ना यार। ठीक, पढ़ने वाले बच्चे भी इस बैच में, तो तुम्हें क्या करना है, जो पढ़ने वाले वो ध्यान से सुने, जितना मैंने आपको थ्योरी वाला पोर्शन दिया है उसको आप आराम से लिख लीजिए, ठीक है, और उसको रिवाइज करिए। अगले क्लास में जब आप आए,
कम से कम बायोमोलिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट 3 बार रिवाइज करके आए। कर पाओगे इतना? है दम? अगर है दम तो 3 बार रिवाइज करके आओ, वरना पढ़ो ही मत फिर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।